बस कर दे बस, बस कर दे। पता नहीं कैसे दिमाग में डाल के पागल चीज़ें कर रहा है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अली, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हो रहा है? रहने के बस वेट करते हैं थोड़ा-सा, फिर हम स्टार्ट करते हैं सेशन, क्योंकि फिर आगे बच्चे भी आ रहे हैं ना साथ, तो थोड़ा-सा वेट करके 5 मिनट का वेट करते हैं। 8-10 पे स्टार्ट करते हैं सेशन, फिर प्रॉपर लेके चलते हैं इसको। ठीक है? ओके, हो गया। जस्ट टू वेरीफाई, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी, जी, आपकी आवाज़ ओके आ रही है। जो यहाँ बैठा है उसको आवाज़ क्लियर आ रही है तो वो हैंड रेज़ कर दे या कोई रिएक्ट कर दे प्लीज़। अच्छा, एक तो ये चीज़ चेक करनी थी। अच्छा अली, मॉडरेट कौन करेगा, आप खुद करोगे? जी, जी, मैं मॉडरेट मैं खुद करूँगा। अच्छा, और ये बात याद रखना कि कोई भी इशू क्रिएट करे ना कोई, तो उसको डायरेक्ट किक आउट करना, ठीक है? ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, ठीक है ना? ओके, ओके। अमन नदीम, आपका कोई क्वेश्चन है या माइक को किक का रिएक्शन है ये? अच्छा अली, ये भी देख लेना कि ना परमिशंस जो एडमिन की है ना, वो आपके पास ही होनी चाहिए, ठीक है? जी, जी, मेरे पास ही, आप उस चीज़ की टेंशन ना लो। अच्छा, और स्क्रीन में शेयर कर सकता हूँ आई थिंक। हाँ, आप अलाउ है आपको। अच्छा, बाकी स्क्रीन भी, बाकी शेयरिंग बंद कर देना, ठीक है? ठीक है। अच्छा, अब मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी, जी, हो रही है स्क्रीन शेयर। ओके, 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 ओके। चलो, मुझे बताना अब जब क्या कहते हैं स्टार्ट करना हो, ठीक है? ठीक है, आप वेट करो तब तक मैंने बताया तो। ओके, 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 ओके। अच्छा, ये अपना सेशन ओपन कब किया था? क्योंकि ये मेरा ख्याल है 1 आवर की लिमिट होगी इसकी। सेशन मैंने 8:02 पे स्टार्ट किए, तो मैं 8:12 का या 8:10 का इंतज़ार कर रहा हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, ओके, ओके। फिर हम ऐसे करेंगे कि हम ना डिस्ट्रीब्यूट 2 हिस्सों में कर लेंगे। हम 1 घंटा जो है वो, सॉरी 1 घंटा कह रहा हूँ, आधा घंटा जो है वो हम रख लेंगे फॉर द स्पीच, और उसके बाद हम ना मोस्टली Q&A और इस तरह के डेमोंस्ट्रेशन वगैरह उन चीज़ों पे फोकस करेंगे। ओके, ठीक है, ओके। अच्छा, तो हम सेशन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं आपको मिलवाता हूँ मुहिबुर रहमान से। मुहिबुर रहमान बेसिकली वो ये मुल्तान में नहीं होते, ये फास्ट होते हैं फैसलाबाद में। ठीक है, अब ये मुहिबुर रहमान हमारे मोस्ट वो हैं सीनियर, क्योंकि एक तो वजूहत ये है कि इनकी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और दूसरा इन्होंने अभी एक रिसर्च आर्टिकल लिखा है ऑफ यूजिंग मशीन लर्निंग एंड एआई, कि आप इन दो मशीन लर्निंग एआई की यूज़ कर ईवीज़ की जो कनेक्शन हम कैसे इन उसमें कर सकते हैं, सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, जिस तरह एप्पल का इकोसिस्टम है, तो हम उसी को ही हम कैसे कर सकते हैं।
ठीक है। तो मुहिबुर रहमान ये काम किया है। मुहिबुर रहमान अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के IEEE के हेड है। IEEE में मोस्टली आप लोगों को नहीं पता होगा कि IEEE है क्या। IEEE एक इंटरनेशनल फर्म है जहाँ पे आपके रिसर्च आर्टिकल्स, रिसर्च पब्लिकेशंस होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया में जितने भी पेपर्स पब्लिश होते हैं ना, तो वो IEEE से पहले अप्रूव होते हैं, फिर उसके बाद IEEE पे ही पब्लिश होते हैं, फिर आगे ही वहीं से जो कॉपीराइट्स होते हैं पेपर्स के, वो IEEE ही आगे करता है आगे, ठीक है। तो मुहिबुर रहमान माशाल्लाह से हर चीज़ में नंबर 1 है, तो हम इन्हीं को ही बुलाते हैं। ठीक। अच्छा, तो मुहिब आप स्टार्ट करें। 2-3 मेहमान बाहर आते हैं। ठीक है, सेशन को तो सेशन स्टार्ट करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि काफ़ी लोग अब ऐसा करके ज्वाइन कर रहे हैं, तो थोड़ी सी आप लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में थोड़ी सी नॉइज होती है। खैर, लेट्स स्टार्ट द सेशन बाय फर्स्ट अ लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन। ओके, सो आई विल बी डिवाइडिंग दिस सेशन इन 2 पार्ट्स मेनली, ठीक है। पहला पार्ट जो होगा आपका वो होगा ऑन प्रेजेंटेशन, और उसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि कम से कम क्वेश्चनिंग करें, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि हमने एक मेजर पोर्शन जो है वो रखा हुआ है Q&A के लिए, और उसके अंदर हम AI से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनकी आपके पास उनमें क्या क्या मतलब कि इंट्रोडक्शन कराएंगे, उनका आपस में उनका क्या रिलेशन होगा। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से स्टूडेंट्स जो हैं वो AI को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो आई वुड लाइक टू शेयर माई स्क्रीन नाउ। ओके, तो if you guys can see me, please, sorry, if you can see my screen, please tell me. स्क्रीन नजर आ रही है मेरी सबको? बाय द वे, आप लोगों ने माइक ओपन नहीं करना है, आप लोग रिएक्शन दे सकते हैं ताकि कंफर्मेशन का स्क्रीन शो हो रही कि नहीं हो रही। जिसको भी बोलने का शौक है, Q&A के टाइम बहुत टाइम होगा बोलने के लिए, उस वक्त हम ओपन कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। सो मेरी स्क्रीन शो हो रही है? मॉडरेटर साहब कहाँ गए? मॉडरेटर साहब, मेरी स्क्रीन शो हो रही है? हाँ जी, स्क्रीन शो शेयर हो रही है, आपकी शो भी हो रही है, और आप कंटिन्यू करें। Okay, so can you guys see the presentation now? Is the presentation visible now? मैंने स्विच किया उस पे, स्क्रीन चेंज किया तो okay. So the topic of the discussion today, that would be how artificial intelligence can transform a student's life. तो बेसिकली हम परसीव करेंगे फ्रॉम अ स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव, जो कि नया AI को यूज करना स्टार्ट कर रहा है। उसको भी आइडिया नहीं है कि किस काम के लिए उसको कौन सा टूल यूज करना चाहिए और बेसिकली क्यों यूज करना चाहिए। क्योंकि फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ स्टूडेंट हु वाज बोर्न इन लाइक अर्ली 2000s, तो हमने अपनी मोस्ट ऑफ द स्कूल लाइफ या मोस्ट ऑफ द कॉलेज लाइफ जो गुजारी है वो विदाउट द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने पढ़ा है। लेकिन आज जो बच्चे मतलब के पढ़े स्कूल्स के अंदर या कॉलेजेस के अंदर या यूनिवर्सिटीज के अंदर, वो मोस्टली AI को अपने बेसिक लेवल से ही इम्प्लीमेंट करके आगे लेके चल रहे हैं। तो हम सबसे पहले तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे कि AI जो है वो स्टूडेंट को हेल्प क्यों करती है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कौन से टूल्स हैं जो किस काम में आपको मेजरली हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मैं इस सेशन को देने से पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम एक ऐसे स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं जिसको अभी AI के बारे में ज्यादा पता नहीं है। उसको बस ये पता है कि उससे आपकी लाइफ इजी हो सकती है, और हम देखना चाह रहे हैं कि किस तरीके से हम उसको रिसीव करेंगे, ठीक है। और हर एक AI टूल को मैं जब डेमोन्स्ट्रेट करूंगा तो उसके अंदर मैं कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स उसके बेस के ऊपर दूंगा कि ये किस चीज के लिए अच्छा है और किस चीज के लिए बुरा है। और आपने उन आर्ग्यूमेंट्स को गौर से सुनना है, और उसके बाद किसी भी सिनेरियो के अंदर जो आपके सामने आता है उसको अंदर डिसाइड करना है कि कौन सा AI टूल इस स्पेसिफिक सिनेरियो के अंदर अच्छा रहेगा, ठीक है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि हमने जो अप्रोच है उसको देखना है, ना कि हम प्रॉम्प्ट याद करने लग जाएंगे मैंने प्रॉम्प्ट किस तरीके से दी थी। आपने ये देखना है कि मैं किस AI टूल को एग्जैक्टली किस तरफ लेके जा रहा हूँ,
जिससे वो अपने किस डेटा सेट की तरफ जा रहा है, या ऐसी क्या प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ जिसकी बेसिस के ऊपर वो डिसाइड कर रहा है कि उसने एग्जैक्टली करना क्या है। उसमें कुछ कीवर्ड्स होंगे जो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये कीवर्ड्स हैं जिससे ये स्पेसिफिक इसके चीज टारगेट हो जाती है किसी भी मतलब जनरेटिव एआई की। तो वो हम जब डेमोन्स्ट्रेट करेंगे उस वक्त देख लेंगे। अब ये कुछ बातें हैं जो टेक्स्ट बुक की बातें हैं, ठीक है, जो लेकिन ये आपके पास एआई या मशीन लर्निंग के किसी भी एल्गोरिथम या किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करने से पहले आपको पता होनी चाहिए कि हम एआई को एक्चुअली यूज क्यों करते हैं फॉर स्टूडेंट्स। इनको मैं बाद में आपको शो करता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड एंड आई विल टेल यू। ये पॉइंट है जो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि आप लोग देखेंगे कौन से टूल्स हैं जिनको हम आज सीखेंगे। पहला हमारा टूल है नोटबुक एलएम। इसके थ्रू हम रिसर्च किस तरीके से की जाती है, ठीक है। और फिर मैंने जब रिसर्च पेपर लिखा तो उस वक्त मुझे बहुत ज्यादा नोटबुक एलएम ने हेल्प की थी, ठीक है। तो मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को कि नोटबुक एलएम जो है वो किस तरीके से रिसर्च में आपकी हेल्प करता है। और जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ जो पेपर्स हैं या पब्लिकेशन हैं उन्हीं के लिए रिसर्च करें। आपको कोई भी टॉपिक दिया जा रहा होता है और आपको कहा जा सकता है कि इसके ऊपर रिसर्च करें, इसके ऊपर आपने कोई ऐसे लिखना है, कोई भी पेपर लिखना है। मोस्टली जो यूएस में यूनिवर्सिटीज होती हैं वहाँ पे एडमिशन्स जो है वो एक ऐसे आपको लाजमी लिखना पड़ता है, उसके अंदर एक हिस्सा होता है, तो उसमें भी एक रिसर्च आपको होती है। इसके अलावा आप कोई भी बुक लिखना चाह रहे हैं, कोई भी वेब पेज के ऊपर मतलब कोई आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं, या ओवरऑल आपके पास न्यूज के कोई आर्टिकल्स हैं उसमें से आप कोई एक बनाना चाह रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर बनाना चाह रहे हैं, तो बहुत सारे डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर हमें रिसर्च करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो उस वक्त नोटबुक एलएम जो है वो डिफरेंट सोर्सेज के साथ चीजों को सर्च करना उसमें हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ये गूगल का ही प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्रिएटिविटी और क्रिएटिव राइटिंग के अंदर मेजरली हमारे पास जो नाम आता है वो जेमिनाई का आता है, ठीक है। ये भी ऐसी चीज है जो स्टूडेंट्स को अक्सर एनकाउंटर करनी पड़ती है और बहुत ज्यादा वो स्टूडेंट्स जो डिजाइन या आर्किटेक्चर या फिर इंजीनियरिंग की फील्ड्स के अंदर है। अब इंजीनियरिंग में क्रिएटिविटी किस तरह होती है, अक्सर ये होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम दी जाती है जिसके अंदर आपको एक स्पेसिफिक सिनेरियो दे दिया जाता है और कहा जाता है कि ये एक अनएफिशिएंट सिनेरियो है, इसको एफिशिएंट उसमें एफिशिएंट फॉर्म में लेके जाएं। तो उस वक्त आपको क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर भी एआई आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। इसके अलावा हमारे पास जो मेजर एआई का आज यूजेज है वो कोडिंग, और उसमें भी वाइब कोडिंग ज्यादा होती है। अब इसमें ये टर्म्स क्या हैं कि वाइब कोड क्या होता है, ये मैं आपको आगे चल के जब हम कोडिंग के पोर्शन में जाएंगे उस वक्त बताऊंगा, ठीक है। और इसके अंदर हम कर्सर और परप्लेक्सिटी, ये दो एआई टूल्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे कि इनको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं इन आवर डेली यूज, ठीक है, इन आवर कोडिंग यूज, ओके। और उसमें कोडिंग के जो सब्जेक्ट्स होते हैं मोस्टली उनको भी मैं कवर करूंगा। इसके अलावा आपके पास जो एथिक्स के ऊपर हम अक्सर कंटेंट पढ़ रहे होते हैं या कंटेंट देख रहे होते हैं, उसके अंदर चैट जीपीटी को बहुत अच्छी तरीके से एक बड़े डेटा सेट के साथ ट्रेन किया गया है। फॉर एग्जांपल आज के अगर आप चैट जीपीटी को आज से तकरीबन 1.5 साल पहले आप उसको कुछ प्रॉम्प्ट देते थे ऑन द टॉपिक्स ऑफ एथिक्स या सिविक्स, तो उसके जो आंसर होते थे ना बड़े वेग होते थे। लेकिन आज साल 1.5 बाद ना उन्होंने अपने डेटा सेट को इतना ज्यादा एक्सपैंड कर लिया है, इंक्लूडिंग जो सोशियोलॉजी की आपके पास कंटेंट है जो कि अक्सर स्कैन्ड नहीं था, ठीक है। तो गूगल ने बहुत सारे डाटा को डिजिटाइज करके उसको पुट किया है इनटू चैट जीपीटीज इनटू जेमिनाइज डेटा सेट एज वेल एज चैट जीपीटीज डेटा सेट, क्योंकि उन्होंने ओपन सोर्स कर दिया था। तो वो चैट जीपीटी बहुत ज्यादा ट्रेन हो गया। इसी तरह ओपन एआई ने भी बहुत काम किया है चैट जीपीटी को एथिक्स के साइड पर ट्रेन करने के लिए। तो आज अगर आप कोई आर्टिकल इसको लिखने को देते हैं तो ये बहुत सारी जो कंसिडरेशंस होती हैं उनको देख के एथिक्स के आर्टिकल्स लिखता है। इसके अंदर आपके सोशियोलॉजी के या सिविक्स के या पाकिस्तान स्टडीज के या इस तरह के डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल साइंसेस के बेसिकली जो सब्जेक्ट्स हैं, उसके अंदर आपको चैट जीपीटी बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज जनरेट करके देता है। और फिर प्रोडक्टिविटी हम इन सब टूल्स को इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से लेकर आ सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आगे इसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन है, लेकिन फर्स्ट आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट व्हाट प्रॉब्लम्स डज एआई सॉल्व दैट बेनिफिट स्टूडेंट्स। क्योंकि अब आज के दौर में हम ये देखते हैं कि किसी भी चीज के ऊपर टाइम लगाने से पहले हम इस बात को कंसीडर करते हैं कि ये चीज हमारी कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, क्योंकि दुनिया आज के दौर में सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग को रिवॉर्ड करती है। तो मेनली 4 चीजें हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होती हैं इन टर्म्स ऑफ एआई। तो
यहाँ तक आई होप दैट यू गाइज आर विद मी। समझ आ रही है कुछ? यू कैन ओपन योर माइक। कोई बंदा बताए कि समझ आ रही है? एम आई गोइंग टू फास्ट? एम आई गोइंग ऑन अ नॉर्मल पेस? इज दैट ओके? यहाँ पे आप लोग माइक ओपन कर सकते हैं, किसी को क्वेश्चन है तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर किसी का यहाँ तक भी रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है तो आई वुड लाइक टू केटर दैट एज वेल एज अबाउट द चॉइसेस ऑफ टूल्स। अगर कोई बंदा पूछना चाहे कि मैंने कोई टूल क्यों यूज किया तो आगे डेमोन्स्ट्रेशन में भी पता लग जाएगा, लेकिन आई वुड लाइक यू क्वेश्चन कि मैं कौन सा टूल क्यों यूज कर रहा हूँ। ये टूल्स हैं, आप लोग देखें और अगर कोई क्वेश्चन है तो इसमें से पूछ सकते हैं। मोहिब आप आगे स्टार्ट करें। यहाँ पे तो किसी को क्वेश्चन नहीं है तो Okay. यस एवरीथिंग इज ओके। ओके ओके एवरीथिंग, हाँ मैंने मैसेज देखे हैं, ठीक है। ओके लेट्स इधर भी वापस चलते हैं। अब ये थोड़ी सी ना टेक्स्ट बुक चीजें हैं, इनको मैं चाहता हूँ मोहिब यहाँ पे कि क्वेश्चन आया है मिस्टर जी जी ABC का, नाम तो नहीं लिखा। ऑन विच सेक्टर शुड स्टूडेंट फोकस ऑन, कोडिंग मैनुअली और बाय प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? क्वेश्चन ये है। अब डिपेंड करता है कि स्टूडेंट की जो आपके पास लेवल है कोडिंग का वो किस तरीके का है। अगर ही इज इन द बिगिनिंग स्टेज, जब अभी आप कोड करना स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो आई डोंट थिंक यू शुड एक्सटेंसिवली यूज AI फॉर कोड जनरेशन। हाँ, you can write code and then you can put it into the generative AI tool like Gemini या फिर Perplexity वगैरह, कहीं पर भी आप उसको पुट करें और उसके बाद आप उसको कह सकते हैं कि मेरे कोड को जज करो, इसको देखो कि इसमें कहाँ पर एरर आ सकते हैं या इसको डिबग करो। अगर आपका कोड आपसे डिबग नहीं हो रहा तो उसको मैनुअल डिबगिंग का एक तरीका ये होता है कि आप उसको ना मतलब कि जनरेटिव AI टूल्स के थ्रू आप उसको डिबग कर सकते हो। लेकिन आगे चल के अभी मैं इस बात को आगे डिस्कस भी करूंगा कि आगे जनरेटिव AI टूल्स या इन चीजों को आप कोडिंग में किस तरह यूज कर सकते हैं, वो मैं सेशन जब उसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। तो आई होप आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं आगे कंटिन्यू करने लगूं। तो ये हमारे पास ना वो टेक्स्ट बुक टूल्स हैं जो हमें जो टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम्स हैं जो कि स्टूडेंट्स की AI ने सॉल्व की। सबसे पहली प्रॉब्लम है पैटर्न रिकग्निशन। अब इसके अंदर एक लाइन मैंने लिखी है कि वी टॉट मशीन्स पैटर्न रिकग्निशन टू टीच अस हाउ टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स। बेसिकली ह्यूमन बीइंग का जो माइंडसेट होता है ना, वो उसकी लाइफ के अंदर जो उसने डेटा देखा होता है उस डेटा के ऊपर लिमिटेड होता है। और एक ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ टाइम होती है वो ऑलमोस्ट 60 ईयर्स 40 ईयर्स इस तरह होती है, ठीक है। तो अब उतने छोटे से टाइम स्पैन के अंदर जब तक इंसान सीखता है कि हाउ टू परसीव अ स्पेसिफिक पैटर्न, उस वक्त तक यू वुड हैव लाइक पास्ट दैट एज के अब आप बहुत ज्यादा मतलब पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर सको, ठीक है। तो एक ऐसी एज पर आ जाना, ठीक है, जहां पर आप रिकॉग्नाइज तो बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो लेकिन आपको मौका नहीं मिलता, ठीक है, आपका लाइफ स्पैन इतना शॉर्ट होता है, ठीक है। तो AI को हमने पैटर्न रिकॉग्निशन फ्रॉम स्टार्ट सिखाया, ठीक है, कि इंसान जिस जिस तरह पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर रहे थे उनको हम नोट करते गए, ठीक है। हमने बुक्स की फॉर्म में उनको मतलब बहुत पहले से आप जो ह्यूमन बीइंग है आपका वो चीजों को लिख रहा है, चीजों को स्टोर कर रहा है। तो हमने क्या किया, उस सारे डाटा को AI को फीड किया। अब AI इज अ रोबोट, ठीक है, उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, एज की लिमिट नहीं है, ठीक है। जब उसको इतना बड़ा डाटा सेट मिला तो 1000 साल के इंसान के बराबर उसको देखने की आप समझ लें कि स्किल मिल गया उसको। 1000 साल के इंसान जितना सोचने का स्किल मिल गया, ठीक है। उसको पैटर्न्स नजर आने शुरू हो गए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ पर्सन हु डिड नॉट एग्जिस्ट बट इज 1000 years old, ठीक है। तो अगर इस स्टोरी को आप समझे तो आपको ये पता लगेगा कि आपके पास एक जो AI है ना, अगर उसको अच्छे डाटा पे ट्रेन किया गया है तो वो एक बाबा बन जाता है, ठीक है।
और उस बाबे को आप जो भी प्रॉब्लम ला के रखते हैं उसके सामने, वो उसमें से पैटर्न्स इस तरीके से रिकग्नाइज करता है जो कि किसी ह्यूमन के लिए ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। आई होप कि यू गाइस वुड अंडरस्टैंड के एक ऐसा डेटा सेट जिसको कुंग फू से लेके भिंडी की सब्जी किस तरह बनानी है उस तक पैटर्न्स रिकग्नाइज करना सिखा दिया गया है। अब उसको किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर पुट किया जाए कि ये प्रॉब्लम आपने डायग्नोज करनी है कि इसमें क्या फॉल्ट है, तो वो इजीली पैटर्न को रिकग्नाइज कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ा डेटा सेट है और फिर उस डेटा सेट के अंदर उसको सर्च करने का तरीका भी आता है और ऐसा डेटा सेट है जो कोई इंसान उस तरह गेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बेसिकली लार्जली एक सोल्यूशन बना लिया स्टूडेंट्स के लिए कि वो उनके पास जो भी प्रॉब्लम होती है वो उसको लेकर जाए अपने एआई टूल के पास और वो उसमें से पैटर्न को रिकग्नाइज करके आपको बता देगा कि ये इसमें फॉल्ट है, ठीक है, और इसको आप इस तरीके से ठीक कर सकते हो। इस स्किल को बनाने के लिए हमारे पास बहुत अरसे तक हमारे जो साइंटिस्ट थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, उन्होंने एफर्ट की है और बहुत ज्यादा एक मैथमेटिकल बैकबोन इसके अंदर इस्तेमाल हुई है, लीनियर अलजेब्रा बहुत इस्तेमाल हुआ है, तब जाके हमने न्यूरल नेटवर्क्स क्रिएट किए और मशीन लर्निंग के ऐसे एल्गोरिथम्स क्रिएट किए हैं जो कि डेटा को देख के उसको लिंक करना, उसको समझ जाना बहुत अच्छे तरीके से आपको बना के दे सकता है, ठीक है। इसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन में आगे चल के जब हम कोडिंग पोर्शन में आएंगे उस वक्त मैं इस डेमोन्स्ट्रेशन भी करूंगा कि पैटर्न रिकग्निशन एआई को किस तरह आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है कि एआई आपको मैनुअल लेबर से बचा लेता है, जिसको मीनियल लेबर भी कहते हैं। कि मीनियल लेबर ये होता है बेसिकली कि आपको हाथ से जो काम करना है ना वो आपको कम करना पड़ता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर पुराने जमाने में आपको एक आइडिया आता था कि यार मैं एक प्रोग्राम को बना सकता हूँ और इस तरह बना सकता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता था, आपको कोई कंप्यूटर ढूंढना पड़ता था, आपको एक रेलेवेंट बुक ढूंढनी पड़ती थी, फिर आपको एक एल्गोरिथम लिखना पड़ता था, आप उस लैंग्वेज में अपना कोड लिखते थे, ठीक है, उसके बाद फिर आप उस कोड को डिबग करते थे, उसको टेस्ट करते थे और बहुत ज्यादा डिबगिंग और टेस्टिंग के बाद भी आपको उस हद तक यकीन नहीं होता था कि ये सर्टेन कंडीशंस में खराब नहीं होगा या कोड ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज को ना एआई ने एनहांस किया, क्योंकि एआई के आने से पहले ना हम लोग कोड को इस तरह परसीव करते थे कि इफ इट वर्क्स डोंट टच इट, ठीक है, कि एक नॉर्मल स्टूडेंट कोड को इस तरीके से देखता था कि अगर ये चल रहा है ना तो उसको चलने दो, इसको चेंज करने की या इसमें एनहांसमेंट करने की जरूरत नहीं है, मे बी कि जो चीज अच्छी खासी चल रही थी ना वो भी खराब हो जाए, ठीक है। तो एआई ने आपको एक ये सेफ स्पेस दे दी है कि आप अपनी मर्जी से चीजों में चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है, और फिर अगर आपको कोई आइडिया आया तो आप उसको 2 लाइन के प्रॉम्प्ट के अंदर परसीव करवा सकते हैं। आपने एक प्रॉम्प्ट दी, उसको बताया कि ये मेरा आइडिया, ये एल्गोरिथम है, ऐसे कोड बनाना है, ठीक है, और आपकी मर्जी की लैंग्वेज के अंदर आपकी रीडेबिलिटी के मुताबिक एआई जो है वो एक कोड जनरेट करके दे देगी, जो अगर आप 2 सदियां भी लगे रहे ना तो आप उस तरीके से कोड नहीं लिख सकते जितना सेफ टू एग्जीक्यूट और जितना के एक गुड टेस्ट का कोड, एनहांस्ड कोड वो होगा, ठीक है, एफिशिएंट कोड होगा। तो ये एआई का एक बहुत बड़ा फायदा है इन टर्म्स ऑफ कोडिंग, ठीक है। और इसके अलावा अब क्रिएटिविटी के अंदर एक और आपके पास पॉइंट है कि हम जब स्टोरीज लिख रहे होते हैं या कोई स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके माइंड में एक ड्रामा है, यू वांट टू पुट दैट ड्रामा टू अ टेस्ट कि वो स्टोरी टिकेगी या नहीं टिकेगी, तो आप उस स्टोरी को एक छोटे से मतलब प्रॉम्प्ट की फॉर्म में अगर एक जनरेटिव एआई को देते हैं और उसको कहते हैं कि ये चीजों का ख्याल रखते हुए इसकी एक स्क्रिप्ट जनरेट करो, तो देयर इज अ 90% चांस कि वो एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट जनरेट करेगा दैट वुड नॉट बी इन टर्म्स ऑफ लाइक कि आप ये नहीं कह सकते कि आपने प्लेजरिज्म किया है, ठीक है, क्योंकि प्लेजरिज्म में अक्सर आर्टिस्ट ये करते हैं कि दूसरे आर्टिस्ट का वर्क उठा के छाप देते हैं। तो एआई आपको उस चीज से भी बचा लेगा और आपको कम से कम आपकी स्टोरी को या आपके आइडिया को एक टेस्ट पे रख के बता देगा कि इसकी जो है प्रोबेबिलिटी क्या है सक्सेस की, ठीक है। इसी तरीके से विजुअल आर्ट्स को क्रिएट करने में अब आज से कुछ अर्सा पहले आई डिड ग्राफिक डिजाइन और मुझे पता होता था कि फोटोशॉप पे अगर मैंने कोई चीज बनानी है तो मुझे आधा घंटा 1 घंटा स्पेसिफिक पोस्टर या स्पेसिफिक डिजाइन को बनाने में लगेगा। लेकिन आज के एआई के इंट्रोडक्शन के बाद जैसे गूगल नैनो बनाना आ गया है, इसके अलावा चैट जीपीटी का जो आपके पास जनरेशनल मॉडल है ओपन एआई का, इसी तरीके से और भी बहुत सारे मल्टीपल इमेज जनरेशन मॉडल्स हैं और इवन अब तो वीडियो जनरेशन मॉडल्स हैं जो गूगल वीओ है जिस तरीके से। तो ये आपके पास विजुअल आर्ट को, स्पेशल इफेक्ट्स को, इसके अलावा आपके पास इमेजेस को
बहुत अच्छे तरीके से जनरेट कर रहा है, एक स्पेसिफिक हद तक चलें उसकी लिमिट है एक, लेकिन बहरहाल उस लिमिट के बाद भी वो अपने जितना उसको डेटा सेट दिया गया है उसके मुताबिक एक बहुत अच्छे तरीके को जो है क्या कहते हैं अपना परसीव कर रहा है। तो ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद अब ये 2 पॉइंट्स रह गए हैं जो हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट है, और मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है इसमें से जो मैं चाहता हूँ कि सबके साथ शेयर करूँ। एक ट्रेडिशनल क्लासरूम की सेटिंग के अंदर जब हम एक क्लास में बैठे होते हैं और टीचर पढ़ा रहा होता है, कभी आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आके बंदे का माइंड रुकता है और फिर आप आगे नहीं जा पाते, क्योंकि टीचर जो है वो अपने पेस पे पढ़ा रहा होता है, लेकिन एक स्पेसिफिक पॉइंट जिसको हम कहते हैं मेंटल ब्लॉक, वहां पे आके आप कहते हो कि यार ये चीज कैसे हुई, और आप उसको सोचने लग जाते हो जिसके अंदर आपका जो लेक्चर है या वो जो डेरिवेशन है या वो जो कॉन्सेप्ट है वो वहीं पे रुक जाता है। क्या शोर कहाँ से आ रहा है? काइंडली माइक म्यूट कीजिए। ओके, थैंक यू। तो अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये बात थी मेंटल ब्लॉक वाली, ठीक है। तो इस किस्म का जो डिले होता है ना आपके चीज को समझने के अंदर, वो लॉस ऑफ मोमेंटम करवा देता है। बेसिकली आप एक लेक्चर ले रहे हैं और एक 1.5 घंटे का लेक्चर है जिसमें आप एक 15 मिनट पे एक पॉइंट पे अटक गए, तो वो आगे वाले जितना भी टाइम रह गया ना वो सारा आप उसी पॉइंट पे अटके रहेंगे, आप उसी को क्वेश्चन करेंगे और उसी को आप उसके ऊपर आप हॉल्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो उससे एक तो लॉस ऑफ मोमेंटम होगा, दूसरा एक स्नोबॉल इफेक्ट होगा कि आप जब उस पॉइंट पे फंस गए ना तो अब उसके बाद जितना भी कंटेंट आगे आएगा वो आपसे कवर नहीं हुआ, और उसके बाद अगले लेक्चर के अंदर जब पिछले लेक्चर का कंटेंट कवर होगा, मतलब पिछले लेक्चर में से कोई चीज, कोई डेरिवेशन, कोई फार्मूला यूज होगा, तो भी आप यू वुड बी इन द लॉस ऑफ अ मेंटल ब्लॉक के, मतलब आप यही सोच रहे होंगे कि वो चीज किस तरह इंप्लीमेंट हुई थी, ना कि आप आगे उसको फॉलो करें, क्योंकि आप आगे फॉलो कर ही नहीं पाएंगे। तो ये जो एक इंटेलेक्चुअल आपके अंदर फीडबैक की कमी आ जाती है ना, इसको एआई जो है वो आपके साथ हेल्प करता है। जैसे हम हमारा कोई भी टॉपिक होता है उसको हम आते हैं आके घर पे या जहां पर भी इन अ कंफर्टेबल स्पेस इन अ लाइब्रेरी और समवेयर लाइक दैट, आप जाके वो एआई को वो कहते हैं कि ये पॉइंट है या ये कॉन्सेप्ट है, मुझे ये कॉन्सेप्ट इजी एंड पॉसिबल वे में समझाओ, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो एआई होता है ना वो आपके पास एक ऑन डिमांड इंटेलेक्चुअल कंपेनियन बन जाता है कि आप जिस तरीके से चाह रहे होते हैं ना वो उस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देता है इन फॉर्म ऑफ योर एग्जांपल, कि आप कहते हो कि मुझे इस एग्जांपल के साथ समझाओ कि ये चीज क्या है और ये चीज क्या है, तो वो आपको उस पॉसिबल एग्जांपल के साथ समझा देता है। दिस इज कॉल्ड एन ऑन डिमांड इंटेलेक्चुअल कंपेनियन। ये वही जो पैटर्न रिकग्निशन वाली बात थी ना, उसी से आगे कैरी किया गया कि वो जो जब आप पैटर्न को रिकग्नाइज कर लेते हैं तो फिर आप दो कॉन्सेप्ट को लिंक भी कर सकते हैं, आप उसके अंदर जो लिंक है उसको स्टडी भी कर सकते हैं, आप फिर उस पूरी इक्वेशन को ओपन करके देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट हुई थी, मुझे कहाँ पे समझ आना बंद हुई थी, और फिर वहां से आगे लेके आप चल सकते हैं, ताकि आपका वो जो स्नोबॉल इफेक्ट है कि आप पिछले लेक्चर की वजह से आगे वाला लेक्चर भी आप अपना खराब करने जा रहे थे, उससे आप इस बच जाते हैं, ठीक है। और पिछला जो लेक्चर था उसके अंदर जो चीज क्लियर नहीं थी आप वो क्लियर कर लेते। हालांकि पहले अगर आपको ये चीज करनी पड़ती एआई से तो आप तो रात को जनाब लाइब्रेरी के अंदर फंसे हुए होते कि ये बुक कहाँ से मिलेगा, कहाँ से डाटा मिलेगा, और ये, या फिर आप अपने जो टीचर है उसके वेट कर रहे होते कि कब वो ऑफिस में आएगा और आप जाके उससे ये चीज डिस्कस करेंगे। तो ये जो सारी चीज है ना, इससे बचने के लिए एआई ने आपको एक बहुत अच्छा चांस दिया है कि यू कुड स्टडी। आपका वो जो एक मतलब कि कॉन्सेप्ट था ना वो खत्म हो गया, कि आपका वो जो कॉन्सेप्ट था ना कि ये खत्म हो गया कि यू कुड नॉट स्टडी, आपका बहाना खत्म हो गया, ठीक है, कि टीचर नहीं होगा तो मैं पढ़ूंगा कैसे। और उसके बाद आपके पास जो आखिरी पॉइंट है दैट इज द ब्लैंक पेज सिंड्रोम। इसको मैं सिंपल 2 वर्ड्स में कवर कर देता हूँ कि जब आपके माइंड में एक आइडिया होता है लेकिन यू डोंट नो हाउ टू पुट इट टू वर्ड्स, ठीक है, कि आप सोच रहे हो कि यार मैंने ये स्टोरी लिखनी है या मैंने ये आर्टिकल लिखना है, लेकिन उस आर्टिकल के लिए परफेक्ट वर्ड्स नहीं आपको मिल रहे होते, तो उस वक्त आप एआई का यूज करते हुए उसको अपनी एक बेसिक लेवल में, अपनी बेसिक लैंग्वेज में उसको समझा देते हो कि ये चीज मैंने लिखनी है, और फिर उसको बता देते हो कि इस कॉन्टेक्स्ट में या इस फॉर्मेट में आपने लिखना है, और वो आपको उसी फॉर्मेट में उसी वर्डिंग के मुताबिक आपको एक रिपोर्ट या एक आर्टिकल या जो भी डाटा है आपको जनरेट करके दे देता है।
तो ये आपको एक ऑर्गेनाइजेशनल ओवरहेड से भी बचाता है, ठीक है, आपकी जो एनर्जी है उसको भी सेव करता है, और आप जो है ज्यादा जो हाई लेवल एनालिसिस है और क्रिटिकल थिंकिंग है उसके ऊपर आप फोकस करते हैं, ना कि आप डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग और उसको टाइप करने के अंदर अपना टाइम जाया करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास डेमोन्स्ट्रेशन है, तो आई वांट यू टू क्वेश्चन नाउ। अगर आप लोग यहाँ तक इन पॉइंट्स में से कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो क्वेश्चन कर सकते हैं। एवरीवन, किसी कोई सवाल है तो वो हैंड रेस करके क्वेश्चन पूछ ले अपना, या आप बारी बारी अपने माइक ओपन कर लें और अपने जो क्वेश्चंस हैं वो पूछ लें। अनाया, फातिमा, आपका कोई क्वेश्चन है तो माइक खोल के क्वेश्चन कर लें। अनाया, फातिमा, आपका हैंड रेज है, आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप क्वेश्चन पूछें माइक ओपन करके। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है ना कि कुछ स्टूडेंट्स के पास माइक अवेलेबल ना हो, तो आप टेक्स्ट में भी देख लेंगे अगर किसी का कोई टेक्स्ट में क्वेश्चन है तो। जी जी, इस सेशन की रिकॉर्डिंग मिलेगी। तो एक फॉरनर है, तो नोहा, वुड यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क राइट नाउ? Yeah, I don't have any certification yet because I don't have the registered student that are currently attending the class. You know that we needed some data, that some registration forms for the students. So we are not providing currently any certification right now. नया कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोबारा, वरना फिर आपका मैं हैंड रेज लोअर कर रहा हूँ, आप देख लें। अच्छा, डिज़ास्टर, आपका कोई क्वेश्चन है तो बताओ, माइक ओपन करके आप क्वेश्चन पूछ लो। देख लो गल हैं बच्चे अभी तकरीबन है। ओके, लेट्स कंटिन्यू फिर। हाँ मोहिब, आप स्टार्ट करो, फिर हम देखते हैं। ओके, तो बेसिकली अब हमारे पास जो टूल्स हैं उनके ऊपर आ जाते हैं। अभी जैसे मैंने डिस्कस किया था कि कौन सा टूल हम किस स्पेसिफिक पॉइंट के लिए यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डेमोन्स्ट्रेट नोटबुक एलएम, ठीक है। तो ये एक ऐसा टूल है जो मैंने डिस्कवर किया रिसेंटली व्हेन आई वाज राइटिंग द रिसर्च पेपर। तो इसके अंदर आपके पास बेसिकली 2-3 चीजें हैं। मैं सबसे पहले नोटबुक एलएम की साइट ओपन करता हूँ। तो गूगल का ये टूल है नोटबुक एलएम, ठीक है, और ये एआई रिसर्च टूल है बेसिकली। तो लाइक इफ आई तो ये आपके पास नोटबुक एलएम का इंटरफेस ओपन हो गया, ठीक है। आपको बेसिकली किसी भी टॉपिक के ऊपर जब रिसर्च करनी है तो आपको एक न्यू नोटबुक क्रिएट करनी है, ठीक है, और उसके अंदर आप अपने सोर्सेज अपलोड करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए स्पेसिफिकली कुछ सोर्सेज जो है वो इस पे अपलोड करता हूँ, और उसके बाद उसको कहता हूँ कि इनको यूज करते हुए जो मेरे पास डेटा है वो सर्च करो। अब यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि पर्विन की बुक है असेंबली लैंग्वेज की, ठीक है।
इसी तरह ये हमारे पास 21st सेंचुरी सी जो है, ये भी एक बड़ी मशहूर बुक है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, ठीक है। तो मैं इन 2 बुक्स को अपलोड करता हूँ। मैंने स्पेसिफिकली जो है वो अपने डेस्कटॉप पे इसीलिए रखी थी कि आई वुड लाइक टू शो यू हाउ टू अपलोड सोर्सेज एंड देन वर्क ऑन देम। तो जब तक ये अपलोड हो रहे हैं हम तब तक अपने जो प्रॉम्प्ट है उसको डिज़ाइन कर लेते हैं, ठीक है। मैं एक टेक्स्ट एडिटिंग पे प्रॉम्प्ट जो है वो डिज़ाइन करता हूँ। ओके, तो आई वुड लाइक इट टू कंपेयर the code for hello world from C and assembly language provided in each of the book. Also explain how they ठीक है। अब बेसिकली इन 2 बुक्स के अंदर हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि प्रोग्राम का बेसिक प्रोग्राम है, ठीक है। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि इन 2 बुक्स में हेलो वर्ल्ड की कोडिंग को किस तरीके से डिफरेंशिएट किया गया। अब ये एक रिसर्च क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको पेस्ट करूँगा। इसके साथ अब मैं एंड पे ये जरूर लिखना है, यूज द सोर्स टेक्स्ट बुक्स। अच्छा, इस टूल की एक खासियत ये है कि आपको वो पीडीएफ या वो टेक्स्ट बुक्स अपलोड करने की जरूरत नहीं है जिनमें टेक्स्ट अलहदा से अवेलेबल हो। लाइक कुछ टेक्स्ट टूल्स होते हैं, लाइक कुछ आपके पास पीडीएफ रीडर्स होते हैं जिनके थ्रू आप टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकते हो। उससे आपको आइडिया हो जाता है कि कौन से पीडीएफ को इमेज फॉर्म में रेंडर किया गया और कौन से को डायरेक्टली आपके पास टेक्स्ट फॉर्म में रेंडर किया गया, ठीक है। तो इसके अंदर ये एबिलिटी है कि ये इमेज फॉर्म में जो आपके पास डेटा है, इमेज फॉर्म में जो पीडीएफ्स हैं, मोस्टली जो टेक्स्ट बुक्स इस तरीके से होती हैं, वो आपको क्या करता है कि उन टेक्स्ट बुक्स के थ्रू देख के बताता है कि यार ये इन इमेजेस में से ओसीआर लगा के, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन लगा के उसमें से डिटेक्ट कर लेता है कि क्या डाटा इसके अंदर लिखना है और उसमें से फिर वो आगे आपके पास डेटा डिटेक्ट करके उसमें से रिस्पॉन्स अपना क्रिएट कर लेता है। तो ये इस टूल की एक बहुत बड़ी खासियत है। अब ये देखें कि इसने क्या किया, जो हमारे पास सोर्सेज थे। अब अगर मैं इन बुक्स को आपके पास ओपन करूं, मेरे पास ये जो बुक है 21st सेंचुरी सी, ठीक है। इसको अगर मैं अपने पास प्रीव्यू में ओपन कर लूं, प्रीव्यू, ओके। इसके अंदर जो हेलो वर्ल्ड होगा वो ऑब्वियसली यहाँ पे स्टार्टिंग में ही कहीं पे होगा। इसको हम देख लेते हैं। मेक फाइल एनवायरनमेंट आ गया। ढूंढना पड़ेगा, एक मिनट। लाइक अब देखो ना, मुझे इसमें से ढूंढना पड़ेगा कि वो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम एग्जैक्टली था कहाँ पे, ठीक है। और जो सेशन है उसको ढूंढना नहीं पड़ा। लाइक अच्छा, अब इसमें और भी प्रोग्राम्स डिफरेंट, लाइक ये देखें, अब ये एक प्रोग्राम है इसके अंदर, ठीक है। अगर आप इसको कहोगे ना कि ये वाला प्रोग्राम स्पेसिफिकली इस पेज के ऊपर है, इसको असेंबली से कंपेयर कर दो फ्रॉम दैट बुक, ये वो भी आपको करके दिखाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई से कि ये वाली बात, तो ये एग्जामिन करेगा, उन दोनों फाइल्स को एनालाइज करेगा, उसमें से फिर आपका डाटा जो है वो निकाल के ले गया। ये देखो, अब ये जो यूनिफायर हेडर का कॉन्सेप्ट है वो उसको सी में समझा रहा है, उसके बाद उसको सी में समझा रहा है। अब यहाँ पे हमने ये बताया हुआ है कि इस टेक्स्ट बुक के अंदर ये बात लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन कन्वीनियंस, ये वाली बात सारी लिखी हुई है कि ह्यूमन कन्वीनियंस होती है सी के अंदर, ये सारी बात लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद असेंबली के अंदर फाइल्स को किस तरीके से इंक्लूड करते हैं,
बाय द इंक्लूड डायरेक्टिव। वो इंक्लूड डायरेक्टिव किस तरीके से काम करता है वो सारी बात जो है वो यहाँ पे डिस्कस की हुई है उसने, फ्रॉम आपके पास जो टेबल बना के, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि अक्सर आपके पास मल्टीपल डेटा सोर्सेज होते हैं और आपको नहीं पता होता कि कहाँ से कौन सा सोर्स किस वक्त आपने उठा के लाना है। तो एआई जो है वो आपके एल्गोरिथम्स को यूज करते हुए, मशीन लर्निंग को यूज करते हुए आपका जो डेटा होता है उसमें से सर्च कर लेती है। अब इसके अंदर सिर्फ ये नहीं है कि आप टेक्स्ट बुक सोर्सेज के साथ काम कर सकते हैं, आपके पास कोई रिसर्च पेपर्स हों उनके साथ भी आप काम कर सकते हैं। आपके पास कोई भी फॉर एग्जांपल डेटा नोट्स हों, ठीक है, लाइक हैंड रिटन नोट्स हों, उसके ऊपर भी ये आपके पास काम करता है। और मैंने अभी आपको बताया कि ये बहुत सारे जो है क्या कहते हैं आपके पास डेटा को एक्सेस करके उसमें से भी डाटा निकाल सकते हैं, और जब आपके पास सोर्सेज होंगे तो फिर ये उन्हीं सोर्सेज में से सर्चिंग करेगा। अगर अली को क्वेश्चन है तो अभी कर लेने दें इनको। मेरे ख्याल से डिज़ास्टर और अनाया फातिमा क्वेश्चन है जो लास्ट 2 थे। तो डिज़ास्टर आप अपना क्वेश्चन करें पहले, और अपना काइंडली अपना नाम भी बताइए प्लीज़। अनाया आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ लें माइक ओपन करके, या अगर ओपन नहीं हो रहा तो आप टेक्स्ट में टाइप करके दिखा दें ताकि हम आपका जो क्वेश्चन है वो समझ पाएँ। क्वेश्चन है तो बता दें ताकि उसको हम डिस्कस कर मुझे लें, आप वरना कंटिन्यू करें, जो थे वो दोनों लीव कर गए हैं। ओके ओके ओके, ठीक है। अक्सर ना ये होता है कि टेक्स्ट में मैसेज आ जाता होता है लेकिन पता नहीं टेक्स्ट में भी मैसेज कर रहे। अच्छा, तो अब ये एक नोटबुक एलएम की ये एक अच्छी चीज थी, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक आपको चीज और दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि आप एक नोटबुक क्रिएट करें और उसके बाद आई एम गोइंग टू शेयर सम नोट्स विद इट। अब ये कुछ हैंड रिटन नोट्स है मेरे अपने, ठीक है। यू कैन सी कि ये सब कुछ जो है ये मोस्टली कर्सिव में है, ठीक है। कंप्यूटर को ये रिकॉग्नाइज करना मुश्किल है कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके पास इसके अलावा कोई सोर्स भी नहीं होगा। आई वुड आस्क इट टू जनरेट अ फॉर्मूला शीट ऑन द बेसिस ऑफ दीज नोट्स, और उसको फिर हम किस तरीके से आगे यूज करेंगे इन लेटेक्स फॉर्मेट, उसको भी मैं आगे दिखाऊंगा फिर। अभी ये इसको अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जस्ट वेट।
ज़रियाब आ गया? हाँ ज़रियाब आया हुआ है। अच्छा यहाँ पे दोबारा क्वेश्चन अराइज हो गया है। नहीं दोबारा चला गया जो भी था। आप स्टार्ट करो। अच्छा, अगर क्वेश्चन है तो पूछ लें। नाया फातिमा आपका थर्ड बार हैंड रेज हुआ है, तो क्वेश्चन है। ठीक है, इनका कोई क्वेश्चन नहीं है। और मुहिब लास्ट 15 मिनट्स रह गए कॉल एंड होने में। मेरे ख्याल से हमें Q&A जो भी है वो स्टार्ट कर लेना चाहिए। मुहिब आपका यहाँ पे माइक क्लोज है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, मैंने जान के माइक क्लोज किया हुआ है। तो एवरीवन स्टार्ट करते हैं Q&A। किसी कोई क्वेश्चन है यहाँ पे, कुछ इस टॉपिक समझना है आप लोगों ने, तो उस बारे में अपने हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग। मैं कहूँगा आप लोग हैंड रेज ना करें, अगर हो सकता है तो अपने माइक ऑप्शन ऑन करके डायरेक्टली क्वेश्चन कर लें। अभी यहाँ पे यू कैन सी के ये कुछ कोड जो है ये नोटबुक एलएम ने जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये बेसिकली क्या है कि उसने ये देखिए एंड डॉक्यूमेंट यहाँ पे ना हमारा उसने इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूलाज हैं वो सारे उसने कवर कर लिए हैं ना। अब मैं इसको किस तरह यूज किस तरीके करूंगा इस कोड को, इससे क्या होगा कि वो एग्जैक्ट जो टेक्स्ट बुक फॉर्मेट में हमें उसने दे दिया कोड। ठीक है, अब यहाँ पे एक टूल होता है ओवरलीफ। ठीक है, overleaf.com पर अगर आप जाएं तो आप उसको एक अगर ब्लैंक प्रोजेक्ट बना के यहाँ पे आपको यहाँ पे ना अपनी गूगल अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा। आप अपनी गूगल अकाउंट से लॉगिन करके ओवरलीफ पे यहाँ पे इसको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे ना, तो लेट्स से कि मैं इसको नाम दे देता हूँ टेस्ट। ठीक है, और ये जो डाटा लिखा हुआ है इसको रिप्लेस करके यहाँ पे मैं अगर अपना कोड पेस्ट करता हूँ तो बेसिकली ये मुझे एक टेक्स्ट बुक फॉर्मेट में पूरा उसने फॉर्मूला शीट बना दी। अब वो जो इतने बड़े नोट्स थे उसमें से इम्पोर्टेंट फार्मूलाज को कवर करना एक बहुत मोमेंटस टास्क था। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज थे उसने उसकी एक लिस्ट बनाई, उसको उसने एक कंप्लीट फॉर्मेट के अंदर रेडी करके यहाँ पे आपके सामने रख दिया। तो इफ़ यू हैव एन एग्जाम और आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ है वो नोट्स हैं, ठीक है, तो यू कैन जस्ट स्कैन देम और उसको आप पुट करेंगे नोटबुक एलएम के अंदर, और इस तरीके से वो आपके पास एक कंप्लीट फॉर्मेट के अंदर आपका जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज होंगे या जो भी डाटा होगा उसको सारे को कवर करके सामने ला के रख देगा। क्योंकि अब वो जो आपके पास टेक्स्ट होगा वो तो हो सकता है इलेजिबल भी हो और ये चीज़ भेजी भी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल कई लोग कहते हैं यार तुम्हारे नोट्स की समझ ही नहीं आती, तो ये इस तरीके से आप अपने अगर कोड को अगर अपने आप नोट्स को अपलोड करके इसके ऊपर जनरेट कर लेते हैं
तो आप इजीली लेटेक्स फॉर्म में अपने दोस्तों को भी भेज सकते हैं और ये इजीली लेजिबल भी है, पढ़ा भी जा सकता है आसानी से। तो आई होप कि ये तो एक काम की चीज़ है और ये मुझे बहुत काम आई है, ठीक है, ओवरऑल इन द यूनिवर्सिटी। दूसरी चीज जेमिनाई, ठीक है। अब जेमिनाई के अंदर आपको मैं जो मेन चीज दिखाना चाह रहा हूँ ना, फ्रॉम दिस डेमोन्स्ट्रेशन यू वुड सी के जेमिनाई के अंदर एक चीज होती है जेम्स। अगर आप इस साइड पर क्लिक करें, यहाँ पे आपके पास जेम्स के नाम से ये एक आ गया है और ये आपके पास एक जेम मैनेजर है, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि आपको ना एक कस्टमाइज्ड एआई चाहिए जो एक स्पेसिफिक डेटा सेट के ऊपर ट्रेंड हो और उसी स्पेसिफिक डेटा सेट के मुताबिक आंसर्स क्रिएट करे, ठीक है। लाइक मैं एक न्यू जेम क्रिएट करता हूँ, ये आपको अब पूछेगा कि आपको किस पर्सनैलिटी का जेम चाहिए, यानी किस पर्सनैलिटी का ट्रेनर चाहिए बेसिकली। लाइक अगर मैं इधर से अपने अकाउंट से लॉग इन कर लूँ, यू वुड नीड अ गूगल अकाउंट फॉर ऑल ऑफ दिस टू वर्क। तो आप लोग सिंपली एक जीमेल अकाउंट बना लें और उसके साथ ही आपके पास जितनी भी एआई टूल्स हैं, नोटबुक एलएम है, जेमिनाई है, कर्सर है, परप्लेक्सिटी है या ओवरलीफ है, ये सब कुछ जो है ये इसी के साथ यूज होगा। आई वुड प्रोवाइड अ लिस्ट और अ लिंक लिस्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। अच्छा, तो इफ आई वांट टू क्रिएट अ जेम, ठीक है, किस तरीके का आपको मतलब के एआई मिनी ऐप आपको बनाना है, ठीक है। I want to create a Chinese Guru Gem. It will help me do अब आप क्या करेंगे, आप अपना जो ऐप है उसके बारे में इसको बताएंगे कि मुझे इस तरीके का मिनी ऐप चाहिए और आपको उस तरीके का वो एक जेम क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। अब यू वुड बी सरप्राइज्ड कि कितने पावरफुल हैं, ठीक है, बिकॉज इनको रियल डाटा पे ट्रेन किया जाता है। अब ये बेसिकली जेमिनाई जो है वो उस डाटा सेट को ढूंढेगा उसके स्पेसिफिक ट्रेंड डाटा सेट में से और फिर उसको एक्सपैंड करेगा और उसके साथ फिर आपको एक जेम बना के देगा, ठीक है। अब ये देखें स्पिरिट गाइड आ गया, ओके स्टार्ट। अब अगर आस्क योर स्पिरिचुअल क्वेश्चन और टॉपिक, अब मैं कोई भी स्पिरिचुअल क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, तो ये आपको एक चाइनीज गुरु के उसके अंदर आंसर करेगा। अब इसका आपको क्या फायदा है, फॉर एग्जाम्पल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम और आपको पता है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी इज योर टीचर और व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी इज द पर्सन हु मेड योर एग्जाम, तो आप उसका एक जेम बना के उसके मुताबिक जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। और इसका भी बहुत ज्यादा फायदा होता है जब आपको आइडिया होगा किस किस्म के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अक्सर प्रोफेसर जो है वो फॉर्मेट दे देते हैं कि इस तरीके से हम क्वेश्चंस पूछेंगे। तो अगर आप उन फॉर्मेट्स के मुताबिक एक जेम बना लें और उसके ऊपर अपने क्वेश्चंस को अपलोड करें, तो वो आपको जो आंसर्स देगा वो बहुत ज्यादा उन आंसर्स से मैच करेंगे जो उस टीचर के सॉल्यूशन मैनुअल के अंदर होंगे प्रोबेबली, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क, अब ये एक पूरी मतलब कि जिस तरह जेमिनाई वर्क करता है उसी बेसिस के ऊपर अपना लगाएगा, लीनियर अलजेब्रा लगाएगा, वेक्टर्स वगैरह जो भी है, और ये ढूंढ के लाएगा कि कहाँ किस तरीके से इस डाटा सेट के थ्रू किस तरीके से इसको आंसर करना है। मुहिब, यहाँ पे दो बच्चों का क्वेश्चन है। जी पूछ लें अगर क्वेश्चन है तो। अस्सलाम वालेकुम सर, कैन वी यूज नोटबुक एलएम विदाउट अपलोडिंग, लाइक व्हाट आई वांट टू आस्क, कैन वी रिसर्च विदाउट अपलोडिंग इन चैट जीपीटी और जेमिनी? आप रिसर्च कर ही आप जो रिसर्च करते होते हैं ना वो करते ही सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो गिवन डाटा होता है उसके ऊपर करते हैं, ठीक है। एक चीज होती है कि आप इंटरनेट के ऊपर कोई चीज ढूंढ रहे हैं, वो तो गूगल भी आपको करके देता है, ठीक है, या किसी चीज का आंसर आप ढूंढ रहे हैं वो तो आपको किसी टेक्स्ट बुक में से भी मिल जाएगा या सिंपल चैट जीपीटी से भी मिल जाएगा। नोटबुक एलएम का स्पेसिफिक पर्पस ये है कि जब आपके पास कोई डाटा सेट हो, आपके पास मौजूद हो कि मैंने इस ही में से ढूंढना है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो कुछ टीचर या कुछ प्रोफेसर अक्सर ऐसे कहते होते हैं कि भाई मेरा मेथड यूज करोगे तो मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो वो जो मेथड होता है ना उस तक पहुंचने के लिए अक्सर आपको जो आपके पास जो रिसोर्सेज उस टीचर ने या उस प्रोफेसर ने प्रोवाइड किए होते हैं, आपको उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए अपने जो आंसर्स हैं उनको क्रिएट करना होता है।
या कभी ऐसा होता है कि आपको एक लिमिटेशन दे दी जाती है कि आपने ये कोड इस लिमिट के साथ लिखना है, या आपने ये जो ऐसे लिखना है, या जो आपने स्टोरी लिखनी है इसमें आप ये चीज यूज नहीं कर सकते, या इसमें आप ये जो है आप ये चीज यानी कि इसमें इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो उस वक्त जो रिसर्च करनी होती है उस वक्त आपको नोटबुक एलएम बहुत ज्यादा साथ देता है। दूसरा क्वेश्चन है फैसल हुसैन का, जेमिनाई का फ्री स्टूडेंट वर्जन कैसे अवेल कर सकते हैं। बेसिकली मैंने इस पर एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई थी, आपको ही मेरे जो हमारे चैनल है YT का यूट्यूब का, उसी पे ही वीडियो मिल जाएगी कि आप कैसे अवेल कर सकते हैं। मैंने पूरा डिटेल डॉक्यूमेंट बनाया था पूरा, और पूरी डिटेल वर्जन के साथ मैंने ऑलमोस्ट हर बच्चे का क्वेश्चन यही था कि हमने भी जेमिनाई फ्री यूज़ करना है प्रो में। तो उसकी एक वीडियो पड़ी, आप जाके देख लेंगे तो उसमें आपको सारा पता चल जाएगा। ओके तो अब ये जो ऑनलाइन अपना फ्री वर्जन वाली बात है ना गूगल जेमिनाई प्रो की, तो इसमें एक और चीज़ है कि परप्लेक्सिटी भी प्रो फ्री मिल रहा है स्टूडेंट्स को। अगर आपके पास कोई यूनिवर्सिटी आईडी है तो परप्लेक्सिटी भी आपको फ्री है। इसके अलावा और भी मल्टीपल आपके पास जो होते हैं ना टूल्स, वो फ्री मिल जाते हैं एआई के लिए। अगर आप वेरीफाई करते हैं कि आप किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपको इजीली ना, मतलब आप सर्च करेंगे ना कि जैसे कर्सर स्टूडेंट्स डिस्काउंट या परप्लेक्सिटी स्टूडेंट्स डिस्काउंट, इस तरह, तो आपको पता लग जाएगा कि वो क्या ऑफर कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। किसी भी टूल के साथ आप इस तरीके से कर सकते हैं। कोई भी अगर आप स्टूडेंट है तो आप सर्च करेंगे वो वाला टूल आगे स्टूडेंट्स डिस्काउंट, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वो किस किस्म की वेरिफिकेशन करते हैं और फिर उसके बाद किस तरीके से आपको प्रोवाइड करते हैं टूल्स। ओके तो अब हम जो वापस जेमिनाई पे आते हैं, ठीक है। अब लाइक यू वुड सी के यहाँ से यहाँ तक जो उसने बात सारी लिखी होनी है ना, वो सारी की सारी उसने लिखी होनी है इन टर्म्स ऑफ चाइनीज गुरु। जिस तरीके से वो बात करेगा ना, सेम उसी तरीके से उसने अपनी जो ये पूरी फिलॉसफी है झाड़ी होगी। वो ताओ पे पहुंचा हुआ है, उसके बाद यिन यांग पे पहुंचा हुआ है, बुद्धिस्ट फिलॉसफी पे पहुंचा हुआ है, ठीक है। अब ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, ये आपको कभी भी जेमिनाई के साथ या चैट जीपीटी के साथ नहीं मिलेगी, ठीक है। और एक तो बात ये, और दूसरा बात ये कि आप जो भी बात इससे करेंगे ना, इट विल रिमेंबर दैट, ठीक है। तो आप अगर इससे मजीद रिफ्लेक्ट फर्दर पे जाएंगे ऑब्वियसली, तो फिर ये इसी इन कॉन्टेक्स्ट के अंदर आगे मजीद कोई क्वेश्चन आपका जो है वो सॉल्व करेगा। तो ये भी इसका एक फायदा होता है। ओके तो ये भी आई थिंक क्लियर होगी बात। ओवरलीफ वाली बात किसको समझ आई है? ओवरलीफ बड़ी काम की चीज है। ओवरलीफ वाली बात समझ आई है? ये जो लेटेक्स में मैंने जनरेट किया और फिर ओवरलीफ पे पुट किया, अगर किसी को नहीं समझ आई मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये बहुत काम की चीज है। नोटबुक एलएम ओवरलीफ वाला जो काम है, लेटेक्स जो मैंने जनरेट करके ये फाइल जनरेट की थी, फार्मूला शीट। मुहिब यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर अच्छा अगर मैंने प्रोग्रामिंग सीखनी होती तो लाइक फ्रॉम प्रोफेशनल गूगल सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग लेनी होती तो गूगल जैम क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं। और तीसरा क्वेश्चन है कि जेमिनाई सीए के सर्किट मतलब के सर्किट एनालिसिस के सर्किट बना देगा ये, मतलब कि आपके जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट होते हैं कोर, उसमें एलसीए होता है, लीनियर सर्किट एनालिसिस और सर्किट एनालिसिस। उसकी जो इक्वेशन होती हैं तो बच्चे उसमें अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि ये किस तरह सॉल्व हो रही है, किरचॉफ लॉ किस तरह काम कर रहा है और नोड पॉइंट कहाँ पे बन रहा है नहीं बन रहा, तो उसके लिहाज से बच्चे पूछ रहे हैं। और कॉल एंड होने में 1 मिनट रह गया, तो मैं चाहता हूँ जल्दी से आप ये आंसर कर दें बस। अच्छा पहले तो मैं डिस्कस करूंगा एलसीए वाली जो बात है, एलसीए और ईएनए वाली, क्योंकि ये चीज मैंने भी स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस की थी कि एआई जो है ना, उसको अगर आप डायरेक्ट इमेज देते हो ना
सर्किट की, तो वो उसको सॉल्व नहीं सही करता, क्योंकि उसको पता ही नहीं लगता है कहाँ पे नोड बन रहा है, कहाँ पे किस तरह KCL केबल किस तरह लगाना है। ठीक है, तो उसका तरीका ये है कि आप किसी भी एक नेटलिस्ट वाले टूल से, सर्किट एनालिसिस के किसी भी एक टूल से आप उसकी जो नेटलिस्ट बनवा लेते हैं। लाइक आप मल्टीसिम के ऊपर अगर काम कर लें या फिर आप LT स्पाइस पे काम कर लें, तो फिर आप उसके थ्रू अपना जो वो होता है उसकी जो इक्वेशन नेटलिस्ट होती है वो उठा के आप जब जेमिनी को देते हैं तो वो आपको क्रिएट करके देती है। मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ, मेरे पास LT स्पाइस वगैरह अवेलेबल है, अगर हमारे पास टाइम है तो मैं वो भी करके आपको दिखा देता हूँ। और जो दूसरा क्वेश्चन है, मोहित यार टाइम लिमिटेड था तो खत्म हो गई कॉल। अब बताओ फिर आप एक काम करो, ये वॉइस एक बनाओ वॉइस इसी क्वेश्चन का। वो कह रहा कि अगर हम कोडिंग सीखने तो गूगल जेम रास्ते नहीं बना सकते, इसका एक काम करो, तो वो बोल दो वॉइस का